जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर वेंसडे को यूके के वक्त 1 o'clock अराउंड 1 o'clock आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है मसरूफ़ियत की वजह से, उसके लिए मैं अपने वो तमाम देखने वाले जो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। ये प्रोग्राम आप लोगों के सवालात जो हैं उनकी रोशनी में तरतीब दिया जाता है। आप लोगों के सवालात होते हैं और मेरे जवाबात होते हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद व्यूअर सिर्फ ये है कि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो आप जानना चाहते हैं, और इसका कोई मकसद नहीं है। दूसरा ये है कि फिर होता यह है कि ये हम कम्युनिटी के लिए करते हैं कि कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनके ज़हनों में कुछ सवालात उठ रहे होते हैं वो मुझसे पूछें ताकि उनको पता हो कि वेयर दे स्टैंड। तो यूके के जो इमिग्रेशन लॉज हैं, जो असाइलम के लॉज हैं, जो नेशनैलिटी के लॉज हैं, जो फैमिली लॉज के लिए जो हैं, डिवोर्स जो हैं, बच्चों के स्पॉन्सरशिप, पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपका सवाल होता है तो वो आप मुझसे पूछते हैं और मैं उनके जवाबात जो है वो देता हूँ। ठीक है जी। तो ये आज का प्रोग्राम जो है ये भी आप लोगों के सवालात जो हैं उनकी रोशनी में तरतीब दिया गया है। मुख्तसर दौरानिए का ये प्रोग्राम होता है। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। अच्छा जी, ये सवाल जो है ये ब्रिटिश नेशनैलिटी के बारे में है। इन्होंने पूछा है कि जी कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और मैंने शादी यूके से बाहर की है और वहाँ पे मेरा जो एक बच्चा पैदा हुआ है तो मैं उसकी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। देखें, बिल्कुल अगर आप स्टेट वे आंसर आप जानना चाहें तो बिल्कुल, अगर आपका बच्चा जो है वो जब पैदा हुआ है उस वक़्त आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं तो वो बच्चा जो है वो इंटाइटल होगा ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए। आप उसके ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आप इधर आप यूके में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जो हैं वो जो है वो जिस भी कंट्री में वो पैदा हुआ है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सूरतों में वो बच्चा जो है वो डायरेक्टली पासपोर्ट के लिए इंटाइटल है। लेकिन याद रखिएगा ये इतना भी सादा नहीं है। ये तो मैंने सिंपल सा आपको बता दिया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप जिन साहब ने ये पूछा है कि वो ब्रिटिश सिटीज़न है, ये भी मैटर करता है कि उन्होंने अपनी सिटीज़नशिप कैसे ली है। यानी अगर ये शख्स जिसने कहा है कि अब मेरा बच्चा जो है वो यूके से बाहर पैदा हुआ है, अगर ये शख्स जो है ये भी यूके से बाहर पैदा हुआ और उसको जो नेशनैलिटी है वो अपने फादर के थ्रू मिली है, तो फिर अब ये जो शख्स है ये अपना वो बच्चा जो कि यूके से बाहर पैदा हुआ है उसमें डायरेक्टली नेशनैलिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब ये सारी क्योंकि बातें आप जब सवाल करते हैं तो आप बताते नहीं हैं, लेकिन ये अब आपने सवाल किया था कि जी अगर ये बच्चा जो है मेरा वहाँ पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो क्या मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए? तो बिल्कुल, अगर आप ने अपनी नेशनैलिटी जो है, अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न अदरवाइज बाय डिसेंडेंट हैं या आप यूके के अंदर पैदा हुए हैं और आपके फादर्स के थ्रू आपको नेशनैलिटी मिली है, तो बिल्कुल वो जो बच्चा है वो नेशनैलिटी के लिए इंटाइटल है और आप उसके पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन है वो किसी भी कंट्री में कर सकते हैं, चाहे वो आप यूके के अंदर चाहे करें और चाहे वो जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर या जिस भी कंट्री के अंदर वो हुआ है वो करें। उसके लिए ऑब्वियसली आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको ये साबित करना होगा कि आप और आपकी वाइफ जो हैं वो मैरिड हैं, तो इसका मतलब है मैरिज सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। कोई फैमिली फोटोग्राफ्स हैं तो वो साथ लगाएंगे। हॉस्पिटल का डिस्चार्ज लेटर जो है वो आपको चाहिए होगा। सम टाइम लोग पूछते हैं कि जी डीएनए चाहिए होता है कि नहीं। डीएनए को रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, सम टाइम अगर होम ऑफिस को थोड़ा डाउट हो तो वो पूछ लेते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन के साथ जो है वो डीएनए लगा के अगर आप भेजना चाहें तो वो ठीक है, होम ऑफिस जो है वो आपकी एप्लीकेशन को क्विकली जो है वो रिजॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर आप डीएनए नहीं भेजते तो वो इस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं हो सकती कि जी आपने क्योंकि डीएनए नहीं भेजा। आप आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा जी, दूसरा जो सवाल है वो ये है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी लेकिन क्योंकि आप लोगों का सवाल है तो इसका वो कहते हैं जी कि मेरे पास मल्टीपल वीज़ा है 2 साल का,
विज़िट वीज़ा है, तो मैं यूके के अंदर कितने अरसे के लिए क़याम कर सकता हूँ। देखें, अब जितने भी विजिट वीज़े होते हैं यूके के, वो सारे मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है आप वीज़े की ड्यूरेशन के दौरान जो है वो जितनी दफ़ा मर्जी आएँ और जितनी दफ़ा मर्जी जाएं, ठीक है। ला के अंदर ऐसी कोई, आप जब भी आएंगे, आल्दो कि आपके पास का मतलब ये नहीं है कि आप 2 साल रह सकते हैं। ये 2 साल का मल्टीपल वीज़ा है। इसका मतलब यह है कि 2 साल के अंदर आप जितनी दफ़ा आप आना चाहें, जितनी दफ़ा जाना चाहें, आप आ जा सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से वीज़ा एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक स्टे में आप मैक्सिमम जो है वो आप 6 महीने रह सकते हैं, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। इसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि जी अच्छा, मैं ये है कि 1 साल में कितना रह सकता हूँ। देखिए, लॉ में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और होम ऑफिस की जो पॉलिसी गाइडलाइन है उसमें भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है। सब टाइम लोग कहते हैं जी कि जी हाँ जी, साल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रहे। इसका मतलब है कि एक में आए हैं तो आपने किया है 4 महीने, तो दूसरी दफ़ा आप आए तो 2 महीने, तो 6 महीने से ज़्यादा आप साल के अंदर ना रहें। लॉ के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री देखेगा। वो ये देखेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने यूके को अपना मेन होम बना लिया हुआ है, आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और अपना जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ पे कम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यूके को, मेन रूल समझ लें कि आपने यूके को अपना मेन होम नहीं बनाना, ठीक है। और ये ना हो कि आप जनाब 2 साल का वीज़ा है, आप आते हैं जनाब 5 महीने 29 डेज यहाँ गुजारे, फिर चले गए, 2 दिन गुजरे हैं, फिर वापस आ गए जनाब। ऐसा ना करें, क्योंकि इससे ये होता है कि फिर जब आप दोबारा एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो वो उसमें मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो जो आपका जो सवाल था कि मैक्सिमम क्या कैसे रखता हूँ, 60 डेज रह सकते हैं। लेकिन यह है कि साल में कितना रह सकते हैं, ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन यह है कि यूके को आप मेन होम ना बनाएं, ठीक है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा जी, ये तीसरा जो सवाल है वो ये है कि ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर लोग ये सवाल पूछते रहते हैं जी। वो कहते हैं जी कि मैं यूके में रहाइश पजीर हूँ और मेरी शादी एक मस्जिद में हुई थी, क्या मुझे इंग्लिश तलाक की ज़रूरत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, इसमें यह है कि जो मसाजिद रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड हैं, अगर तो आपकी शादी वहां पे रजिस्टर हुई है, ठीक है, तो फिर आपको इंग्लिश मैरिज, इंग्लिश डिवोर्स की जरूरत है। ये होता क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ लें आप इसको। होता यह है कि देखें, अगर तो आपने नॉर्मल मस्जिद में गए हैं और वहाँ पे आपने निकाह किया है, तो ये यहाँ पे इसके लिए आपको इंग्लिश डिवोर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो मैरिज है ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके ऊपर तो अब कोर्ट केस भी आ गया हुआ है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि आप चाहते हैं कि जी आपकी मैरिज जो है वो मस्जिद में सेरेमनी हो, तो उसमें होता यह है कि जो मैरिज का नोटिस है वो तो आप रजिस्टर ऑफिस में ही देते हैं, ठीक है जी। वो आप रजिस्टर ऑफिस में देते हैं और रजिस्टर ऑफिस जो है वो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करता है कि जी हाँ, अब आप जो है शादी रजिस्टर करने के लिए इंटाइटल है। उसके बाद आप शादी कहीं पे भी रजिस्टर कर सकते हैं उन वेन्यूज के अंदर जिनको रजिस्टर ऑफिस ने जो है वो इंटाइटल किया होता है, और जिनके पास जो रजिस्टर हैं वो रजिस्टर हैं जो कि उनको रजिस्टर ऑफिस ने प्रोवाइड किए होते हैं, ठीक है। जैसे मसलन एक बड़ी एग्जांपल है कि सेंट्रल मॉस्क जो है बर्मिंघम के अंदर ये जो है ये हो। लेकिन ये जो मॉस्क जिनके पास रजिस्टर ऑफिस के रजिस्टर हैं वो भी नोटिस नहीं ले सकती। वो जब आप उनके पास जाएंगे तो कहेंगे कि हमने वो वाली रजिस्टर मैरिज करनी है, इंग्लिश रजिस्टर मैरिज, तो वो कहेंगे कि अच्छा जी नोटिस जो है वो पहले रजिस्टर ऑफिस में ही दें और वहां से वो आप सर्टिफिकेट लेके आए तो फिर हम आपकी शादी यहाँ मस्जिद में रजिस्टर कर देंगे। लेकिन ये जो मौलवी जिन्होंने अपने निकाह रजिस्टर बनाए हुए हैं एक एक सफ़े के ऊपर, और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट है, पता ही नहीं है किसी को कि जनाब क्या लिखना है, पैसे आपसे 250-300 पाउंड ले लेते और बेड़ा गर्क कर दिया है।
जनाब इस सारे सिलसिले का। तो अगर तो वो शादी उस तरह के किसी मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर हुई है तो वो उसके लिए आपको इंग्लिश डिवोर्स जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा है कि वो एक क्योंकि मैरिज जो है वो यहाँ रिकग्नाइज ही नहीं है, तो इसलिए अगर रिकग्नाइज नहीं है तो फिर उसके लिए इंग्लिश डिवोर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए भी क्योंकि एक ये शरी मसला है, तो शरी मसले में ऑब्वियसली अगर निकाह नामा आपका है भी नहीं है, लेकिन अगर गवाहों की मौजूदगी में आपने शादी रजिस्टर वो की है, इजाबो कबूल किया है, तो फिर शादी तो शरी तौर पर हो गई है, तो उसको डिज़ाल्व तो बेशक आप जो फिर शरी तरीका है डिवोर्स का वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश डिवोर्स जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है जी, चल सवाल की तरफ ये है कि जी कि मैं यूके में हूँ, इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में उन्होंने लिखा है कि नहीं है, मेरा बच्चा जो है वो यू और वो अब 10 साल का हो गया है, तो क्या मैं 7 साल के जो रूट है उसकी बेस पे अप्लाई करूँगा या मेरे पास और क्या ऑप्शन अवेलेबल है? देखें, अक्सर लोग इसको इंटरप्रेट कर जाते हैं, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई बच्चा यूके के अंदर पैदा हुआ है, यूके के अंदर पैदा हुआ है और उसने 10 साल यूके के अंदर गुजार लिए हैं, ठीक है, तो वो इंटाइटल हो जाता है फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिश सिटीजन। तो जो आपने बताया कि बच्चा यहां पैदा हुआ है, 10 साल उसके पूरे हो चुके हैं, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि आप जो हैं वो जाएं 7 ईयर्स रूट के ऊपर, वो उस पर तो आपको 2.5 साल का वीज़ा इस बच्चे को मिलना है, तो ये तो नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल है, तो आप जो है इसके लिए एप्लीकेशन करें फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिश सिटीज़न। ठीक है, तो उसमें आप जब इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसकी बेस के ऊपर फिर आप, क्योंकि आप जो होंगे वो आपके पेरेंटल रिलेशनशिप होगा विद अ ब्रिटिश चाइल्ड, तो उसकी सूरत में आपका वीज़ा जो है वो भी हो जाएगा। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि वो बच्चा, लेकिन ये एप्लीकेशन देते जब उस वक्त हो सकता है जब आप स्टिल माइनर हैं, ठीक है, वही ना, स्टिल माइनर है, तो आपको माइनर के अंदर रहते रहते हुए ये एप्लीकेशन अंडर ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है जी, ये आज के कुछ सवालात थे, थोड़ा आज प्रोग्राम क्योंकि थोड़ा लेट भी था, तो जनरल दूसरी जो बात है जी, अगेन सवाल आजकल क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग पूछते हैं जी कि क्या हुकूमत जो है वो ये कोई एमनेस्टी वगैरह निकालना चाह रही है कि नहीं जी। हम भी बिल्कुल इस के इंतज़ार में हैं, लेकिन हमारी अपनी फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस मुझे ये लगता है कि जिस तरह से यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में थोड़े स्टेप लिए गए हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रेगुलाइज किया जा रहा है, तो इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि यूके के अंदर भी इस बारे में सोच विचार हो रही है। आप ये GMC नेटवर्क जो है, मेरा पेज जो है, इसको आप फॉलो करें, लाइक करें, या फिर जो मेरा यूट्यूब पे है ZMC TV, उसको आप अगर सब्सक्राइब करें तो मेरी आने वाली तमाम जो वीडियोस होते हैं जिनमें मैं जितनी भी अपडेट्स नई आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो वो आप लोगों तक अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा यूट्यूब चैनल और ये पे फेसबुक बुक, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचती चली जाएंगी। तो इसके ऊपर यानी एमनेस्टी के ऊपर जो है वो अगर होगा कोई अपडेट होगी तो सर्टनली ये, क्योंकि सिलसिलावार प्रोग्राम है एवरी वेंसडे को आप लोगों के, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा किसी करने के लिए। तो उम्मीद हूँ कि आपको सवाल एक और मेरे जहन से बस स्लिप हो गया कि जो स्टूडेंट हैं आजकल जो हैं जिनको 20 आवर्स जिनको थे, लेकिन ये कोविड की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये अप्लाई नहीं होती, तो वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम जो है वो भी कर सकते हैं। ये भी किसी ने पूछा था जी कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, तो ये अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस जो हैं इसके अंदर जो अभी वो स्टूडेंट हैं या जिनके ऊपर भी वो ये टाइम की रिस्ट्रिक्शंस थी या वॉलंटियर करने के लिए या पेड जॉब करने के लिए, तो उनके लिए अब ये है कि वो रिस्ट्रिक्शन अभी टाइम बिंग नहीं है, तो वो अगर स्टूडेंट जो है जिनको 20 आवर्स की
अलाउ थी, अगर वो उससे ज़्यादा भी काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आज का प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मिली होगी। तो मेरी तरफ से आज इतना ही है जनाब। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वेडनेसडे अपने मेज़बान, अपने भाई दोस्त जाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।